तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नादीदा वजूद के इश्क की पुरअसरार दास्तान। उसकी आंख खुली तो गर्दन उठाकर सामने दीवार पर लगे घड़ियाल की तरफ देखा जो सुबह के 10 बजा रहा था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उफ खुदाया, मैं इतनी देर तक कैसे आखिर सो सकती हूँ? उसने बैठकर अपना सर हाथों में गिराते हुए अफसोस से कहा। हेनरी आज सुबह जल्दी ही उठ चुका था। उसने ग्लोरिया को इतनी चैन की नींद सोते देखा तो उसे जगाना मुनासिब न समझा और उठकर बाथरूम गया। फ्रेश होकर वो किचन गया और अपने लिए कॉफी का एक कप बनाकर पिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ग्लोरिया ने उठकर अपने पाँव स्लीपर्स में डाले और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। फ्रेश होकर वो बाथरूम से निकली और बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरती हुई किचन में दाखिल हुई। किचन के वस्त में पड़ी उस बड़ी सी मेज पर पुरतकल्लुफ मगर ताज़ा नाश्ता उसका मुंतज़िर था। नाश्ते के लवाजमात को देखकर ग्लोरिया हैरान रह गई कि आखिर ये नाश्ता आया कहाँ से है। शायद हेनरी ने मेरे लिए तैयार करके छोड़ा है। उसने मेज के करीब जाकर कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठते हुए खुद कलामी की। मगर हेनरी इतना अच्छा नाश्ता कैसे तैयार कर सकता है? खैर जो भी है, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। नाश्ते से इंसाफ करना चाहिए। उसने अपने जहन से तमाम सवालात झटकते हुए कहा और नाश्ते पर टूट पड़ी। उसकी बराबर वाली कुर्सी पर कोई नादीदा मखलूक बैठी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिससे ग्लोरिया बिल्कुल अनजान थी। ग्लोरिया और हेनरी की शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे। वो पहले जिस इलाके में रहते थे वहां ग्लोरिया खुश नहीं थी। उसके इसरार पर हेनरी ने वो घर बेच दिया और इस रिहायशी इलाके में वो छोटा सा मगर निहायत ही खूबसूरत घर खरीद लिया। नए घर में शिफ्ट हुए उन्हें चंद दिन ही गुजरे थे। हेनरी सुबह ऑफिस चला जाता था। ऐसे में ग्लोरिया घर में अकेली होती थी, मगर उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास भी होता था। वो डरपोक बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वो खौफजदा नहीं थी। उसके नए घर में एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें ढेर सारी किताबें मौजूद थी। ग्लोरिया को किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था, इसलिए वो मामूल के कामों से फरागत पाते ही लाइब्रेरी में घुस जाती और कोई अच्छी सी किताब लेकर शीशे की उस बड़ी सी खिड़की के पास पड़े सोफे पर लेटकर किताब पढ़ने लग जाती थी। आज भी मामूल के चंद काम निपटाने के बाद वो लाइब्रेरी में घुसी और एक मोटी किताब लेकर अपनी मखसूस नशिस्त पर लेटकर मुताला शुरू कर दिया। इस किताब में शायद कुछ खास नहीं था, इसलिए वो बार बार कोफ्त महसूस कर रही थी। आखिर जिद होकर उसने किताब बंद करके सामने पड़ी मेज पर धर दी। कैसी बेकार किताब है। पता नहीं कभी कभी इन अच्छे भले राइटर्स को क्या हो जाता है कि इस किस्म की बोरिंग किताबें लिख लेते हैं। उसने मुंह बसोरते हुए कहा और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। उसका सर एक रैक से टकराया। खून उसके सर से रिसने लगा और उसके चेहरे और लिबास को रंगीन करने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो होश में आई तो उसने खुद को अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया। उसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी। उसके सर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। वो बहुत हैरान थी कि आखिर वो लाइब्रेरी से यहाँ तक पहुंची कैसे और उसके सर पर पट्टी किसने बांधी। वो उठकर बैठ गई तो उसकी नजर साइड टेबल पर गर्मा गर्म सूप की कटोरी पर पड़ी। ग्लोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हेनरी तो अभी ऑफिस से ही नहीं लौटा और ना ही कोई इस घर में है, तो आखिर ये कौन है जो इसका ख्याल रख रहा है। उसने कल रात हेनरी को सुबह के नाश्ते की बात भी बताई थी और ये भी कि जब से वो इस घर में आए हैं उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हेनरी ने उसकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया था। उसने खुद भी ज्यादा तवज्जो न दी, मगर अब वो खुद बहुत परेशान हो गई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसका सर चकरा कर रह गया। उसने एक नजर सूप को देखा, उसको जी ललचाया। उसने हाथ बढ़ाकर कटोरी उठाई और उसमें पड़ा चम्मच भरकर जब मुंह में डाला तो निहायत ही जायकादार सूप। उसने जैसे गोया जान ही डाल दी। जल्दी जल्दी चम्मच भर भर कर वो पीने लगी। ऐसे लगा कोई है जो उसके करीब बैठा हुआ है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ग्लोरिया, तुम्हें ये चोट कैसे आई? हेनरी ने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा, जो अभी अभी ही ऑफिस से घर लौटा था। हेनरी, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। चोट गहरी नहीं है, बस सर चकरा गया था और गिर गई थी। ग्लोरिया ने तसल्ली देते हुए जवाब दिया। मैंने कितनी बार समझाया है तुम अपना ख्याल रखा करो, मगर तुम मेरी सुनती ही कब हो? वो मसनूई नाराजगी से बोला। अच्छा ना, ख्याल रखूंगी ना। उसने अपने नरमो मुलायम हाथ उसके गालों पर रखते हुए लाड से मिनमिनाते हुए कहा। हेनरी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। पास खड़ी उस नादीदा मखलूक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी।
हेनरी, जब मैं गिरकर बेहोश हो गई थी ना, तो जब मेरी आंख खुली तो खुद को मैंने इस कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया और मेरे सर पर पट्टी भी बंधी हुई थी। ग्लोरिया ने उससे अलग होकर परेशानी से उसे बताया। तो हेनरी ने लापरवाही से कहा। वो समझ रहा था कि ग्लोरिया पहले की तरह अब भी उससे मजाक कर रही है। तो ये कि आखिर कौन है जो मुझे लाइब्रेरी से यहाँ तक लाया, और किसने मेरे सर पर पट्टी बांधी, और तो और मेरे लिए सूप भी पकाया गया था। हेनरी, ये सवालात मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कौन है जो मेरी मदद करता है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो नादीदा वजूद है इस घर में। वो बहुत परेशान थी और हेनरी से किसी तसल्ली बख्श जवाब की मुंतजिर थी। ग्लोरिया, एक बात बताऊं, तुम हमेशा ना भोंडा मजाक ही करती हो, उसने जोरदार कहकहा लगाकर कहा। ग्लोरिया उसे हैरत से देखने लगी। अरे ग्लोरिया, शायद तुम सारा दिन लाइब्रेरी में हॉरर बुक्स पढ़ती रहती हो, इसी वजह से तुम्हारे जहन पर शायद जिन वगैरह सवार हो गए हैं और तुम मुझे डराना चाहती हो। अपनी हंसी रोककर बमुश्किल अपनी बात पूरी करके वो फिर से हंसने लगा। ग्लोरिया हैरत से उसे देखे जा रही थी। अब उसे हेनरी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हेनरी, अब बस भी कर दो, तुम भी शायद उन्हीं पढ़े लिखे जाहिल लोगों में शामिल हो जो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। ग्लोरिया कुड़ते हुए बोली, और हेनरी जो हंस हंस कर दोहरा हो रहा था, अपने पेट पर हाथ रखकर उसकी हंसी में कमी वाक़ई हुई और आखिर हंसी गायब हो गई। वो ग्लोरिया के गुस्से को एंजॉय करता हुआ बेड पर गिरने वाले अंदाज में दराज होकर बोला, ग्लोरिया, तुम भी अब बस कर दो। मुझे इस घर में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब ऐसा वैसा कुछ होगा तब इस मामले के बारे में सोचेंगे। फिलहाल मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है भाई। खाने को कुछ मिलेगा? नहीं है? नहीं मिलेगा? मैं कुछ भी नहीं पका सकती, मुझे अपना ख्याल रखना है। तुम खुद ही तो कहते हो कि अपना ख्याल रखा करो, और अब मुझसे काम करवा रहे हो। उसके जवाब पर हेनरी हैरान हुआ। वो जानता था कि वो जिद्दी है, एक बार जो ठान ले वही करके रहती है। सो उसने कंधे उचकाकर अपना मोबाइल उठाया और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने लगा। ये न जाने रात का कौन सा पहर था जब ग्लोरिया की आंख किसी खटके से खुली थी। कमरे में नीम तारीकी थी। उसने देखा कि हेनरी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़का था। वो उठी और बाथरूम की जानिब बढ़ी कि शायद वो बाथरूम होगा। उसने बाथरूम के दरवाजे पर दबाव डाला जो खुलता ही चला गया और खाली बाथरूम उसका मुंह चढ़ाने लगा। उसके जहन में खतरे की घंटी बजी। वो कमरे से निकलकर मुख्तसर सी राहदारी अबूर करके सीढ़ियां उतरने लगी। जब वो लाउंज तक पहुंची तो अचानक ऊपर से एक लाश गिर पड़ी। उसके हलक से एक दिलदोज चीख बरामद हुई। अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकने की वजह से वो घुटनों के बल गिर पड़ी। वो लाश फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसने तेजी से धड़कते दिल के साथ अपने कांपते लरसते हाथों से उसको सीधा किया। ये देखकर वो चीखती हुई पीछे हटी कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हेनरी की थी। हेनरी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी फूली हुई गर्दन पर दो बड़े बड़े गहरे सुराख थे। गोया किसी दरिंदे ने उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसेड़कर उसके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया हो। ओह हेनरी! वो हेनरी के सीने पर अपना सर रखकर ज़ारों कतार रोती। ग्लोरिया काफी देर तक रोती रही। आखिर उस खामोशी में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। हेनरी की मौत ग्लोरिया के लिए बहुत ही बड़ा सदमा थी, जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में उसकी अपनी सगी बहन लिली, जो दूसरे शहर में अपने शोहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, दर्द का दरबान बनकर उसके पास आई। उसे हौसला दिया, समझाया। लिली ने ग्लोरिया को अपने साथ अपने घर ले जाने की पेशकश की, जो उसने कबूल ना की। लिली ने उस पर बहुत जोर दिया कि आखिर वो अकेले जिंदगी कैसे गुजारेगी, मगर ग्लोरिया ना मानी। उसने कहा कि उसके पास हेनरी नहीं है, मगर हेनरी की यादें तो है ना, वो उन्हीं के जरिए ही जी लेगी। लिली ने उस पर मजीद जोर देना मुनासिब ना समझा और खामोश हो गई। 2 हफ्ते लिली ग्लोरिया के पास रहकर अपनी खट्टी मीठी बातों से उसका दिल बहलाती रही। लिली ग्लोरिया का गम किसी कदर कम करने में कामयाब ठहरी थी, मगर एक दिन लिली का शोहर उसे लेने आ गया और उसे अपने साथ घर ले गया। ग्लोरिया अब अकेली हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हेनरी की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या वही नादीदा मखलूक जो उसकी मदद करती थी? ग्लोरिया ने अपने साथ रोनुमा होने वाले वाकयात लिली को नहीं बताए थे, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी ग्लोरिया को पहले की तरह अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। वो इस बात से काफी परेशान और खौफजदा थी। इस सिलसिले में मदद मांगने की गर्ज से वो एक पादरी के पास भी गई थी, मगर वो पादरी औरत परस्त था। उसने ग्लोरिया की मदद करने के बजाय उसके साथ नाज़ेबा हरकत करने की कोशिश की थी। ग्लोरिया उसको अपने हाथ का पंजा मारकर उस पर थूकी और वहां से भाग निकली थी। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। शाम दबे पांव रात की जानिब गामजन थी। आसमान से बादलों से ढका हुआ था। खून की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी।
ऐसे में आज भी वो घर मौत की सी खामोशी में डूबा हुआ था। वो लाउंज में सोफे पर आलती पालती जमाए सोचों की दुनिया में खोई हुई थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। नकाहत की वजह से वो हड्डियों का ढांचा मालूम होती थी। उसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं, गोया हड्डियों के ऊपर सिर्फ बारीक चमड़े की एक तह रह गई थी। वो एक ही नुक्ते पर नजरें जमाए हुए थी। जब तक लिली उसके पास थी वो इतनी कमजोर नहीं थी, मगर लिली के जाने के बाद वो दिन ब दिन कमजोर होती गई, यहाँ तक कि वो हड्डियों का ढांचा बन गई। 2 किलो चीज तक उठाने की उसमें सकत न थी। चंद कदम चलती तो सांस फूल जाती और पांव लरसने लगते। एक दिन लिली ने उसे फोन करके एक बार फिर अपने घर आने के लिए दावत दी, जो हैरत अंगेज तौर पर उसने कबूल कर ली, क्योंकि वो भी अकेले रहते रहते थक चुकी थी। लिली काफी खुश हुई और ये कहकर फोन रख दिया कि वो और जॉन यानी लिली का शौहर खुद उसे लेने आएंगे। ग्लोरिया इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिसके हर कोने से हेनरी की खुशबू आती थी, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। टिप टिप की आवाजों ने उसे ख्यालों की दुनिया से निकाला। उसने चौंक कर लाउंज के बैरूनी खुले दरवाजे से बाहर देखा, जहां आसमान की वसतों से बारिश के मोटे मोटे कतरे गिर रहे थे। उसे बारिश और बारिश में नहाना बहुत पसंद था। बारिश के मौसम ने उसके गमों को अपने साथ बहा दिया। उसने मुस्कुराकर अपने सुनहरी बालों को पोनी की कैद से आजाद किया और चलती हुई बाहर निकल आई। वो बारिश में भीगने लगी। उसे अपनी सारी नकाहत हवा होती महसूस हुई। उसने अपने बाजुओं को दोनों तरफ फैलाया और एड़ी के बल घूम गई। वो बारिश में नहाते हुए काफी महजूज हो रही थी। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ग्लोरिया। वो चौंकी। आवाज अजनबी थी, भारी, नर्म, गर्म, खूबसूरत आवाज। मुड़कर देखा, उससे चंद फुट की दूरी पर एक दराज कद निहायत ही हैंडसम खूबरू नौजवान बारिश में भीगता नजर आया, जिसके चेहरे पर गहरी मगर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। ये सारा मंजर दीवार पर लगे उस बल्ब की सफेद रोशनी में दिखाई दे रहा था। ग्लोरिया उस नौजवान के हुस्न में खोई हुई थी कि अचानक उसे बदस्तूर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आता देखकर गोया वो होश में आई। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा वो नादीदा आशिक हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहता है, तुम्हारी मदद करता है। आज वो नादीदा आशिक तुम्हारे सामने आ चुका है अपने इश्क का इजहार करने। वो अपनी भारी, नरम, गर्म, खूबसूरत आवाज में बोलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका कद आम इंसानों से काफी ऊंचा था। ग्लोरिया सर उठाए हैरत ज़दा अंदाज में उसे देख रही थी। नहीं, उसके होंठ हिले। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वो चीखी, उससे दूर हटी। ग्लोरिया, ये जो कुछ तुम सुन और देख रही हो ना, ये सब हकीकत है। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहाँ तुम और मैं एक अच्छी अस्तवाजी जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी एक झलक देखकर ही मैं तुम पर आशिक हो गया था। वो उसके करीब होते हुए बोला तो वो बितक कर उससे दूर हटी। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न कर रही थी। फिर उसके करीब वो जाने लगा तो वो भागती हुई अंदर आई। वो भी उसके पीछे भागा। वो लाउंज में एक तेज धार फलों वाला चाकू उठाए खौफजदा खड़ी नजर आई। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब जाने लगा। मेरी मासूम ग्लोरिया, ये चाकू मुझ पे असर नहीं करेगा। मैं तो एक जिन जात हूँ। वो उसके करीब गया तो ग्लोरिया ने उसके पेट में चाकू घोंपा, मगर चाकू जूं ही उसके वजूद से टकराया तो यूं आवाज पैदा हुई जैसे लोहा लोहे से टकराता है। चाकू का सिरा मुड़ चुका था। ग्लोरिया पे हैरत के पहाड़ टूट पड़े। उसने उस नौजवान को हैरत से देखा। उसकी मूंछों में छुपे होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। ग्लोरिया के वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो मजीद उसके करीब हुआ तो ग्लोरिया पीछे देखे बगैर पीछे हटने लगी। वो भी उसके और करीब होता चला जा रहा था। वो आखिर दीवार से लग गई। उस नौजवान ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे दरमियान में कैद कर लिया। वो उसकी आंखों में दिखने लगा। उसने भी जब उसकी झील जैसी नीली आंखों में देखा तो वो पूरी जान से कांप उठी। हमारा मिलाप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर प्यार से मान गई तो ठीक, वरना जबरदस्ती तो मैं कर ही सकता हूँ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। हा हा हा, उसने कहका लगाते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। ग्लोरिया बुरी तरह हरासा हो रही थी। हटो पीछे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने ही मेरे हेनरी को मारा है ना, तुम मेरे प्यार के कातिल हो और मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है। उसने अपनी सारी कुव्वत जमा करके बावाज़े बुलंद कहा और उसे धक्का दे दिया। नौजवान चौंका। उसने ग्लोरिया को थामने के लिए हाथ बढ़ाए तो ग्लोरिया ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, अगर आगे बढ़े तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उसने चाकू अपने बाएं हाथ की कलाई पर रखते हुए कहा था। वो फिर भी उसके करीब आने लगा। उसे शक था कि शायद ग्लोरिया उसे सिर्फ डरा रही है। तुमसे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मरकर अपने हेनरी के पास चली जाऊं। तुमने सच कहा कि जीते जी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मरकर तो तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते ना।
उसने चाकू अपने बाएं हाथ की कलाई पर रखते हुए कहा। आंखों में बेबसी के आंसू हिलकोरे ले रहे थे, मगर वो उसके करीब गया। ग्लोरिया ने चाकू से अपनी कलाई अपने कुल के मुताबिक काट ली। खून बहने लगा। उस नादीदा आशिक के चेहरे पर पहले जो मुस्कुराहट थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात छा गए। उसने लड़खड़ाती ग्लोरिया को अपनी बाहों में थाम लिया। ग्लोरिया, ये क्या कर दिया तुमने? ग्लोरिया! उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ग्लोरिया को अपने बाजुओं पर उठाकर उसने सोफे पर लिटाया और फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश में वहां से गायब होकर कमरे में पहुंचा, जबकि दूसरी तरफ ग्लोरिया अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। जब वो नादीदा कुव्वत फर्स्ट एड बॉक्स उठाई ग्लोरिया के पास आया तो तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने ग्लोरिया की रगे जांघ पर हाथ रखा और एक ऐसी बुलंद चीख मारी कि उस घर के दरो दीवार तक हिलकर रह गए। ग्लोरिया ने मेरी वजह से खुद को खत्म कर दिया है और मैं इसे बचा तक भी नहीं सका, मगर अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। उस नादीदा आशिक ने भी ग्लोरिया की खातिर खुद को खत्म करने का तहैया कर लिया था।